डियर फ्रेंड्स, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे क्वार्टर फोर्स के रिजल्ट्स रिलायंस के और कैसे कोविड-19 इम्पैक्ट इन रिजल्ट्स पर भी रहा। तो कोविड-19 के चलते फैक्ट्रीज बन रही, रिफाइनरीज बन रही, पर्सनल की अनअवेलेबिलिटी थी, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आई, प्रोडक्शन में भी इंटरप्शन हुई। तो ये सब के चलते रिलायंस को भी काफी कुछ फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट सचमुच क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स पर रहा। जो रिलायंस के जो दो बिजनेस है, एक ऑयल गैस रिफाइनरी बिजनेस, एक कंज्यूमर बिजनेस। तो ऑयल गैस और रिफाइनरी में बहुत ज्यादा फॉल डाउन देखने को मिली, जबकि जो कंज्यूमर बिजनेस है उसने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, जो रिलायंस जियो है, टेलीकॉम सेक्टर है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ज्यादा उछाल देखने को मिला। तो एक की गिरावट ने एक के उछाल ने ऑफसेट कर दिया। तो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल रिलायंस का रॉ मटेरियल है। रिलायंस के लिए क्रूड ऑयल से रिलायंस फैक्ट्रीज में रिफाइन करता है और प्रोडक्ट बनाता है, रिफाइंड प्रोडक्ट बनाता है, फ्यूल, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखी गई इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान। तो इसके चलते जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो गिरे। और क्या होता है कि रिलायंस एक कंसेप्ट होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम परचेज क्या होता है कि जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे हम खरीदते हैं और उसको मार्केट में निकालते जाते हैं। बट रिलायंस के केस में जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। रिलायंस क्या करता है, क्रूड ऑयल बहुत लॉट ऑफ एक लॉट्स में खरीदता है, बैरल्स जो है वो खरीदता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर करके रखता है और उसको रिफाइन करता है और मार्केट में निकालता जाता है। तो जब ये सिचुएशन आई, लॉकडाउन की सिचुएशन आई, कोविड-19 आया, तो रिलायंस के पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक था। तो उस स्टॉक के चलते जब क्रूड ऑयल जो अगर वो $100 पर बैरल था, तो वो डॉलर अज्यूम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सपोज कि $100 पर बैरल का रिलायंस ने स्टॉक लिया था। बट जब वो स्टॉक पड़ा रहा रिलायंस के पास, तो जब ये सिचुएशन बनी तो $30 पर बैरल के हिसाब से ये प्राइस गिर गया। तो सोचिए $70 पर बैरल के हिसाब से लॉस हुआ रिलायंस को। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इस लॉस का क्या इम्पैक्ट रहा रिजल्ट्स पर। तो इस लॉस की वजह से रिलायंस का जो प्राइस है वो एकदम से $100 से $30 पे आ गया। तो ये लॉस एक तो रिलायंस ने देखा। दूसरी तरफ जो जियो है, जियो का अगर हम यहाँ पे देखें तो करंटली ओवर 388 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जियो के, जो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है एक तरह से, और आगे भी बढ़ेंगे। 388 मिलियन आप कह सकते हैं 38 करोड़। तो फ्रेंड्स, 130 करोड़ की आबादी में 38 करोड़ जियो यूज कर रहे हैं। आप सोचिए कितना आगे जियो बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के रूप में। फर्दर जो अभी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 6.50 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और हम आगे देखते हैं आरएल के जो प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लोज है फ्रॉम कोर एनर्जी ऑपरेशन माइट फॉल इन द कमिंग क्वार्टर एज रीजनल ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स फॉल टू मल्टी ईयर्स लो ड्यू टू लॉकडाउन एंड ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन। तो GRMs क्या होता है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन क्या होता है? This margin is derived by subtracting the cost of crude oil it consumes from the total market value of refined product it produces। मतलब जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दीजिए जो रिफाइंड प्रोडक्ट, जो फ्यूल इसने प्रोड्यूस किया है उसकी मार्केट वैल्यू को। तो जो डिफरेंस है ये हमारा ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है। तो जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है इसमें भी बहुत शार्प डाउनफॉल देखने को मिली। ऑफ कोर्स सी बात है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस गिर गया, क्योंकि जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वो भी गिर रहे हैं। तो क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा और यहाँ पे डिमांड भी नहीं हो रही है, यहाँ पे फ्यूल की भी डिमांड नहीं हो रही क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो लॉकडाउन की वजह से थे। नॉर्मली क्या होता है जब प्राइसेस फॉल होते हैं, हम सबने पढ़ा है कि जब प्राइसेस फॉल होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे दोनों में ही शार्प फॉल देखने को मिला, डिमांड में भी और प्राइसेस में भी। तो इस वजह से ओवरऑल लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, आगे हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं। तो रिजल्ट्स क्या रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। दो तरीके से हम रिजल्ट देखते हैं, एक तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और एक फुल ईयर एंडेड बेसिस पे। क्वार्टरली रिजल्ट्स और फुल ईयर बेसिस पे रिजल्ट्स।
तो इसके थ्रू हम जानते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल 20 वर्सेस फाइनेंशियल 19, मतलब 31 मार्च 20 को हम कंपेयर करते हैं 31 मार्च 19 के रिजल्ट से। तो आप देखिए ये 20 की फिगर है और ये 19 की, तो परसेंटेज, तो आप देखिए ओवरऑल बेसिस पे जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो टर्नओवर है, वो 5.4 इंक्रीज हुआ है। EBITDA क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। EBITDA एक तरह से कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है कि हाउ वेल द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी इज। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे? क्योंकि इसमें से हमने इंटरेस्ट कंपोनेंट, टैक्स कंपोनेंट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इन सारे नॉन कैश कंपोनेंट्स को जो हम निकाल देते हैं, नॉन कैश डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन नॉन कैश कंपोनेंट है, और इंटरेस्ट हमारा फाइनेंस एक्सपेंडिचर है जो हमारे ऑपरेशन रिलेटेड नहीं होता है। तो जब हम इन नॉन ऑपरेटिंग फैक्टर्स को हटा के हमें EBITDA मिलता है। तो EBITDA कंपनी का है वो ओवरऑल बेसिस पे 10.4% का इंक्रीज उसमें भी देखा गया है। नेट प्रॉफिट अगर हम एक्सेप्शनल को हटाकर देखते हैं तो 11.3% का इंक्रीज हुआ है। और अगर नेट प्रॉफिट हम एक्सेप्शनल को इंक्लूड करते हैं तो 0.1% का, मतलब एक्सेप्शनल की वजह से आप देखिए कि प्रॉफिट से कितना इम्पैक्ट। सो 4,444 करोड़ का जो लॉस है ड्यू टू नॉन कैश इन्वेंट्री होल्डिंग लॉस है, इसके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। तो जो ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिटेल में देखी गई है, अप 25% ईयर ऑन ईयर, और डिजिटल सर्विस मतलब जियो के केस में देखी गई है। और ये दोनों जो सेक्टर है वो बड़े हैं, जबकि लोअर ऑयल प्राइस लेड रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन इन एनर्जी बिजनेस। ऑयल बिजनेस जो है, ऑयल एंड गैस बिजनेस, वो उसमें ड्रॉपफॉल देखने को मिला है। तो कोविड-19 लिंक्ड कोलैप्स इन डिमांड एंड कमोडिटी प्राइस इंपैक्टेड O2C, ऑयल टू केमिकल परफॉर्मेंस, ऑयल टू केमिकल बिजनेस की परफॉर्मेंस को खराब किया है। तो एक की परफॉर्मेंस से दूसरी की परफॉर्मेंस को ऑफसेट करके ओवरऑल बेसिस में, फुल ईयर बेसिस पे हमें 5.4 का इंक्रीज देखने को मिला है टर्नओवर में, एंड ऑल्सो इन EBITDA जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का इंडिकेटर है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो ये फोर क्वार्टर फाइनेंशियल जनवरी 2021 टू मार्च 2021 के ये रिजल्ट्स है। ये थर्ड क्वार्टर जो है, मतलब अक्टूबर टू दिसंबर 19 के रिजल्ट्स है, और ये लास्ट ईयर जो क्वार्टर रहा है जैन 19 टू मार्च 19, ये उसके हैं। तो हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें, मतलब इन दोनों में अगर हम देखें फोर्थ और थर्ड क्वार्टर में, तो 10.6% का ड्रॉप फॉल है, गिरा है मतलब। और अगर हम आज फोर्थ क्वार्टर जो फाइनेंशियल 20 का है उससे फाइनेंशियल 19 के क्वार्टर से मैच करते तो 2.5% का डिक्रीज देखा गया है। EBITDA जो है वो भी दोनों, वो अगर हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें, मतलब अगर हम देखते हैं फोर्थ क्वार्टर इस साल का और लास्ट ईयर का, अगर हम क्वार्टर वाइज कंपेयर करते हैं तो देखेंगे 7.6 का इंक्रीमेंट हुआ है, अदरवाइज लॉस हुआ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, एक्सेप्शनल आइटम को हटा के या इंक्लूड करके हम बात करते हैं, तो 37.2% का लॉस देखा गया है। तो जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है, इसमें भी ऑफकोर्स सी बात है कि इसमें भी एक्सेप्शनल आइटम जो नॉन कैश इन्वेंट्री होल्डिंग लॉस है वो हम देखेंगे। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू डिक्लाइन बाय वीक कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल का जो गिरावट, ऑयल में हुई शार्प फॉल जो हुआ उसकी वजह से ऑफसेट हुआ रॉबस्ट ग्रोथ इन रिटेल, जो रिटेल में ग्रोथ देखी गई है उसकी वजह से ऑफसेट हुआ क्योंकि रिटेल बिजनेस इंक्रीज हुआ। अगेन जो सब्सक्राइबर एडिशन से और सर्च इन डेटा यूसेज में जो बढ़ोतरी हुई है डिजिटल सर्विसेज में, जियो के बिजनेस में, उसने भी ऑफसेट किया। और ईयर ऑन ईयर EBITDA जो है सपोर्टेड बाय ग्रोथ इन कंज्यूमर बिजनेस में, मतलब जो रिटेल और जियो बिजनेस की वजह से EBITDA को बहुत सपोर्ट मिला है, और वो ओवरऑल बेसिस पे वो पॉजिटिव में ही है, जो हमने अभी देखा था 10.4%, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.6% का इंक्रीज देखा गया है। एक बार हम कंसोलिडेटेड EBITDA में भी नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम ये पिक्चर पाई चार्ट से देखें तो आप एक बार आप देखेंगे जो ये बिजनेस है पेट्रोकेमिकल का, इसमें गिरावट देखने को मिली है, हम जानते हैं क्यों। और वही जो फॉल ऑयल बिजनेस में गिरावट आई है, फ्यूल की डिमांड में गिरावट जो आई है,
और अगर हम ये 26% मतलब ये कौन सा रिफाइनरी और मार्केटिंग, इसमें भी ड्रॉपफॉल देखने को मिला है। जबकि ये जो हमारा है बिजनेस ऑर्गेनाइज रिटेल का और डिजिटल सर्विस का, इसमें आप देखिए 6.9 से 10.4 और 17 से 24, मतलब कितना ज़्यादा हमने इसमें इंक्रीज देखा है। तो ओवरऑल इबिलिटा हमारे यहाँ से पता चल रहा है। यहाँ से हम देखते हैं कि O2C ऑयल टू केमिकल और अपस्ट्रीम बिजनेस है। अपस्ट्रीम होता है जब एक्सट्रैक्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, उसको हम अपस्ट्रीम बिजनेस बोलते हैं। तो ऑयल टू केमिकल अपस्ट्रीम से जो ये रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग पेट्रोकेमिकल ऑयल एंड गैस, इससे हम देखेंगे तो जो गिरावट है वो 15% की है। 15% की गिरावट देखने को मिली है इस साल में, फाइनेंशियल ईयर 20 में। और जो कंज्यूमर बिजनेस है, रिटेल और डिजिटल, उसमें 49.3 का इंक्रीज देखने को मिला। तो ओवरऑल हमें पता है कि 10.4% का इबिलिटा इंक्रीज देखा है। तो जो हमारा लॉस है ये ऑफसेट हो गया कंज्यूमर बिजनेस के। कंज्यूमर बिजनेस का जो इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज है, जो उसमें उछाल है, वो ज्यादा है इसके डाउनफॉल से। तो कंज्यूमर बिजनेस ग्रू बाय 49% ईयर ऑन ईयर। रिटेल अप हुआ है, डिजिटल सर्विस अप हुई है। O2C बिजनेस में देखा था क्रूड की वोटालिटी और डिमांड की स्लोडाउन और वीक पेट्रोकेमिकल प्राइसेस एंड मार्जिन एनवायरमेंट। ओके, आगे हम देखते हैं। हाँ, तो हमने जो एक्सेप्शन लॉस पढ़ा था उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे बॉटम लाइन RL का हिट हुआ। बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट्स की फिगर्स। टॉप लाइन बोलते हैं टर्नओवर को, बॉटम लाइन हम बोलते हैं, नॉर्मली मार्केट्स में ये टर्म यूज करते हैं, बॉटम लाइन बोलते हैं प्रॉफिट्स को। तो जो एक्सेप्शनल लॉस है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। और इन्वेंट्री आपको पता है एज पर AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो इन्वेंट्री है वो वैल्यू की रहती है एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो जो एक्सेप्शनल लॉस था वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। ऑयल प्राइसेस ड्रॉप ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द क्वार्टर, 73% का फॉल देखा गया। हमने एक एग्जांपल लिया था $100 पर बैरल और $30 पर बैरल, कि इतना डाउनफॉल देखा गया। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं वहाँ 70% लॉस है, यहाँ 73% लॉस है। वो एग्जाम्पल ही था। तो एग्जाम्पल को अगर हम लेके चलें तो 73% का फॉल देखा गया है ऑयल के प्राइसेस में। दिस रिजल्टेड इन नॉन कैश इन्वेंट्री होल्डिंग लॉस, क्योंकि होल्ड कर रखा था, रिलायंस ने अपने इन्वेंट्री को होल्ड कर रखा था, जैसे कि हमने बात करी, क्योंकि आगे से डिमांड नहीं आ रही थी। तो जो कि हम अपने स्टॉक को बाहर निकालें, जब डिमांड नहीं आएगी तो होल्डिंग का जो कॉस्ट होता है, होल्डिंग का जो लॉस है वो है 4 to 6, 7, क्योंकि वो होल्डिंग जो रखे ही उसका प्राइस 100 से 30 पहुंच गया। तो आप सोचे कि 70% का लॉस हो गया। तो एक्सेप्शन लॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वन टाइम लॉस है, नॉन रिकरिंग है, हमेशा नहीं होता, हमेशा रिलायंस में लॉस नहीं होता, इस बार ही हुआ है। तो ये नॉन रिकरिंग एक्सेप्शनल नेचर का है, नॉर्मल नेचर का नहीं है। तो दिस क्रूड ऑयल की फॉल जो है, साथ साथ में डिमांड में डिस्ट्रक्शन, जैसे कि हमने बोला था कि क्रूड ऑयल का तो फॉल है ही है, डिमांड में भी फॉल आई है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमने बोला था, बात करी थी कि प्राइस जब फॉल होता है तो डिमांड अप होती है, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। सो अगर हम नेट प्रॉफिट अगर हम देखें, अगर हम एक्सेप्शन लॉस को हटा दें तो 4% का ईयर ऑन ईयर, मतलब अगर हम नेक्स्ट ईयर से कंपैरिजन करें, 31 मार्च 19 को 31 मार्च 20 से कंपेयर करें तो 4% का ओवरऑल हमारे पास क्वार्टरली अप ही देखा गया है। आगे हम देखते हैं सेगमेंट वाइज टॉप लाइन ब्रेकअप। टॉप लाइन मतलब वही रेवेन्यू जो हमने बात करी थी। टॉप लाइन में पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनिंग बिजनेस में डिक्लाइन आया है। डिजिटल और रिटेल अगेन वही हम बात कर रहे हैं, उसमें 30% का फॉल, 30% का इंक्रीज देखा गया है रिस्पेक्टिवली। तो डिक्रीज इन रेवेन्यू इज प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ 10.1% डिक्लाइन इन रेवेन्यूज ऑफ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस। जो टॉप लाइन में जो हिट हुआ है ना, वो ज्यादातर उसमें जो फॉल देखा गया है वो ड्यू टू रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस की फॉल की वजह से देखा गया है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस जो थे वो लोअर हो गए थे। तो दिस वाज पार्शियली ऑफसेट बाय कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन कंज्यूमर बिजनेस हेड। अब एक और चीज हम देखते हैं, ऑन एनुअल बेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो RIL का इबिलिटा है उसने क्रॉस कर लिया 1 ट्रिलियन। सोचिए, इन 1920 1 ट्रिलियन इबिलिटा ने क्रॉस कर लिया। और इसका मोस्ट ऑफ द जो क्रेडिट हमारा जाता है वो रिलायंस की जो आर्म है जियो, उसको जाता है। डिजिटल सर्विस एंड रिटेल बिजनेस ने बहुत अच्छा करके दिखाया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी वीडियो। अब जो रिलायंस का राइट इशू है उसमें हमें अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी वाइज जो इसमें ग्रोथ हो रही है और जो डील्स जो रिलायंस की चल रही है डिजिटल पार्टनर्स के साथ, फेसबुक के साथ, फॉरेन पार्टनर्स के साथ, उसको देखते हुए हमें
इशू में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू।